जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। पीओ न्यूज़ में कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हर बार की तरह, इस बार भी, क्योंकि जब हर बार आपका भाई पीओ न्यूज़ करता है तो इस बार भी उसी ने करना है। नया मेज़बान हम तुम्हारे लिए क्यों लाए, और जब तुम्हें पसंद भी आ रहा है, हमने तो अच्छा खासा जो है वो इस सिलसिले को रोक दिया था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं जी दोबारा शुरू किया जाए, तो हमने कहा ठीक है, हम जो भी कुछ करते हैं नई उम्मीद की जितनी भी प्रोडक्शन है भाई, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तमाम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरटेन किया जा सके और आप कुछ महसूस हो सके हमारे अल्फाज से, हमारी बातों से, हमारे जुमलों से। तो जनाब पीओ न्यूज़ का नया एपिसोड लेकर मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग हाजिर खिदमत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई पीओ न्यूज़ में हम क्या करते हैं, पीओ न्यूज़ में हमारे जो प्यारे प्यारे से छोटे मोटे थे और बड़े बड़े से सियासतदान जो हैं, आप समझ सकते हैं कि मैंने छोटे मोटे और बड़े बड़े किस सेंस में कहा है, अंदाज़ा आपको हो गया होगा। मतलब होता है ना कि भाई इंसान बड़ा है छोटा, मतलब वो वर्ड अगर आप समझ सकते हैं, मुझे उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो सियासतदान हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बाद हमारे पास दिन भर ना बड़ी ज़बरदस्त चटपटी किस्म की खबरें आ रही होती हैं, और उन खबरों को अगर आप पढ़े तो आपको हंसी भी आ रही होती है। तो बस हम उन खबरों को उठाते हैं और उनका तिया पाचा करते हैं, कीमा बनाते हैं, और उसके बाद आपके सामने भुने हुए कीमे की मानद पेश कर देते हैं। तो जनाब हमारे पास आज की पहली खबर क्या है, उस खबर की जानिब जाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो जनाब मेरे पास पहली खबर आपके लिए ये मौजूद है कि तो जनाब निगरां वजीर खारजा अब्दुल्ला हारून के मुतालिक, और उन्होंने क्या कहा, उनका ये कहना है कि एतमाद के लिए अवाम का शुक्रगुजार हूँ। वैसे सर कि शुक्रगुजार जब बंदा होता है, जब किसी के शुक्रिया अदा करता है, तो इतने रूखे फीके में मजा नहीं आता ना। मतलब इतना खाली पीली था और इतना रूखा फीका था, इतना बगैर मिठाई वाला शुक्रगुजार होना ये मुनासिब नहीं होता। देखिए अगर आप पे कोई एतमाद करता है, बिलफर्ज ये कि आप कहीं जॉब लेने गए और आपको किसी बंदे ने या जो मैनेजर साहब थे आपने उनसे बात की, उन्होंने आपको जॉब दे दी, आप किसी के रेफरेंस से गए थे और आप वहां पे एलिजिबल थे जॉब के लिए, आपको जॉब मिल गई, तो फिर आप मिठाई लेके जाते हैं शुक्रिया अदा करने। अब ये कैसा रूखा फीका था यार, ये बेकार किस्म का शुक्रिया है कि इसमें आपने शुक्रिया भी कह दिया और कोई मलाई मिठाई कुछ है ही नहीं। होना चाहिए ना सर, मतलब ये तहजीब के खिलाफ है, अब तो ये खिलाफ है, अच्छा नहीं लगता। बहरहाल तो जनाब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे निगरां वजीर खारजा साहब को, अब्दुल्ला हारून साहब को। सर बहुत बहुत मुबारकबाद, आप हमारे वजीर खारजा बन गए। और आपसे पहले जो थे वो थे ताहयात नाअहल जनाब आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब। बहरहाल वो घर चले गए, आप निगरां वजीर खारजा बन गए। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अलबत्ता सर ये जो एतमाद की बात आपने, वैसे सर जी जानते बात क्या है? पता बात यह है कि भाई वज़रा तो शुक्रगुजार हो जाते हैं, वज़ीर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर दाखिला बन गए, खारजा बन गए और वज़ीर आला बन गए, और उसके बाद बड़े शुक्रगुजार हो जाते हैं, लोगों का शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। लेकिन पता है लोगों को कभी शुक्रिया का मौका नहीं देते। देखिए एक अच्छे वज़ीर की निशानी क्या होती है, एक अच्छे वज़ीर आज़म की निशानी क्या होती है कि वो पहले आवाम का शुक्रिया अदा करे कि भाई आपने मुझ पर एतमाद कर दिया, और उसके बाद उन्हें शुक्रिया का मौका दे, उनके लिए अच्छे खासे काम करके। हमारे यहाँ सिर्फ ये मामला है, पूरी दुनिया में ये इसी तरह सिलसिला चलता है, पहले वो आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर आवाम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे यहाँ मामला उलट है कि खाली वो हमारे जो हुक्मरान है वो आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद कहते हैं बेटा तुम लोगों ने मुझे वजीर बनाया ना, मुझे वजीर आज़म बनाया ना, अब जाओ भुगतते रहो, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है। तो सर यहाँ आके ना थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है। वैसे आप तो वजीर खारजा हैं, लेकिन ये जो आपने शुक्रगुजार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, इससे मेरे जहन में एक लाइन आ गई बड़ी प्यारी थी, और वो ये थी कि सर आप पे तो शायद ये चीज़ पूरी तरह फिट ना बैठे, लेकिन जब इन्हीं शुक्रगुजार होने वाले वज़रा के पास जो कि आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, इन्हीं शुक्रगुजार वज़रा के पास जब आवाम दरख्वास्त गुजार बन के जाते हैं, तो फिर दरख्वास्त लेने के बजाय बस आवाम को गुजार दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी अगर थोड़ी सी तवज्जो दे ली जाए तो आवाम जो बेचारे वैसे ही दुखे आ रहे हैं, वैसे ही परेशान हाल हैं, वैसे ही बेचारे तबाह हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। बहरहाल एक बार फिर सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और बढ़ते हैं नाज़रीन अपनी आज की अगली खबर की जानिब। और जनाब अली जब बात हो रही है हमारे वज़रा की और पाकिस्तान की, और ये बातें तो खैर चलती रहती है ना, देखें ये तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तो तस्करा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ हम बात करते रहते हैं। लेकिन चूंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है भाई, और रमज़ान है और कुछ दिन के बाद ईद आनी है, ईद की छुट्टियों का सबको बेसब्री से इंतजार होता है। जब वज़रा की बात आएगी, जब हुकूमत की बात आएगी, तो फिर छुट्टियों का ऐलान भी जो है वो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा होता है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान से हट के बात करते हैं और आपको लिए चलते हैं जरा फुर्र सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब में क्या हुआ है जनाब, सऊदी अरब में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, और ईद उल फितर की कितनी इमेजिन कीजिए यार, 1 2 3, हमें तो 3 मिलती हैं, और उसमें भी अगर ईद जो है वो इतवार में आ जाए तो वो एक छुट्टी उसमें भी मारी जाती है। तो 1 2 3 नहीं, 4 5 नहीं, 6 7 8 नहीं, बल्कि शाह सलमान ने 10 तातीलात का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इस ईद उल फितर पे 10 छुट्टियां देंगे।
शाह सलमान साहब के लिए तालियां लगाओ ना मेरे दोस्त। मैं तो खुशी में रैली निकाल देता। मैं तो शाह सलमान साहब के हक में जो है वो उनके घर के बाहर जो है वो जैसे अभी शुक्रगुजार होने की बात हो रही थी, मैं तो मिठाई पाकिस्तान से इम्पोर्ट करके जो हमारे यहाँ अच्छे मिठाई बनाने वाले जो शॉप्स हैं या जो इदारे काम कर रहे हैं, इदारे तो मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, बहरहाल कि बड़ी जो हमारी शॉप्स हैं मिठाई की या बड़े हलवाई जो हैं, हलवाई का लफ्ज़ अच्छा होता है ना भाई, जितने भी बड़े हलवाई हैं, क्योंकि देखिए बंदा जो होता है ना वो वही रहता है। अब हेयर ड्रेसर हो गए लेकिन वो इन दी एंड नाई ही है, तो अब ये जितने बड़े वो स्वीट्स एंड बेकर्स हैं ना, ये इन दी एंड जो है वो हलवाई हैं और कुछ भी नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े हमारे हलवाई हैं ना, उनसे मिठाइयाँ बनवा के मैं तो शाह सलमान साहब के घर पे ले जाता है। सर आपने क्या कमाल कर दी, मतलब 10 छुट्टियाँ सऊदी अरब, मतलब इतना टाइम है यार, हमें ईद की छुट्टी नहीं मिल रही, हमें रमजान में इफ्तार करने का वक्त घर पे नहीं मिल रहा, ये लोग 10 छुट्टियां दे रहे हैं। वैसे ये बात हकीकत है कि भाई ये सऊदी अरब वालों को इन्हें तो और कोई काम भी नहीं है ना, अल्लाह मियां ने इन्हें बड़े बड़े तेल के कुएं दे दिए हैं और ये तो सोते रहते हैं, उसके बाद लोगों को लगा देते हैं, बोलते जाओ तेल के कुओं से तेल निकालो, उसके बाद तेल बेचते रहते हैं और इन्हें खैर क्या टेंशन है। चले भाई, सऊदी अरब वालों को 10 छुट्टियां, ईद उल फितर की बहुत मुबारक हो। जिन्हें 10 छुट्टियां मिल जाएं उन्हें तो ईद उल फितर 3 मरतबा मुबारक हो। मैं क्या बताऊं यार, मैं कितना खुश हो रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तुम्हें 10 छुट्टियां मिल गई, हम एक को तरस रहे हैं अभी तक। बहरहाल अब एक छुट्टी के लिए मैं इतना तरस रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं अपने आंसुओं पर कंट्रोल न रख सकूं, तो लिहाजा ऐसे में लाजिम हो जाता है, क्योंकि अब आंसू आपके सामने दबाऊंगा नहीं, तो ऐसे में मैं जरा आंसू पोंछ के आता हूँ। तो अफसोस हो रहा है ना यार, इधर 3 भी नहीं, हमें 1 नहीं मिल रही यार, 10 मिल रही हैं, तो मैं अपने आंसू पोंछ के जरा मुंह धोकर आ रहा हूँ। आप लोग ये छोटे से ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से आएंगे फिर बात करेंगे। वेलकम बैक पीओ न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। नए अंदाज में कहते हैं बेटा, वेलकम लिख के लगाओ, हाँ डन डन, थोड़े से पटाखे फोड़ो, हाँ डन डन वाला म्यूजिक भी लगाओ, ठीक है जी। वेलकम बैक, पीओ न्यूज़ का सिलसिला जारी, बढ़ते हैं अपनी आज की अगली खबर की जानिब। और जैसा कि मैंने कहा है कि भाई रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के बाद ईद आनी है। अच्छा ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि ईद हमारी थोड़ी सी तवील चलेगी, क्योंकि होगा ये कि हमारी जब ईद आ रही है ना भाई, तो ईद में लोगों के घर आने जाने का सिलसिला रहता है। अच्छा आने जाने में भाई आपके रिश्तेदार आ रहे होते हैं, आप खाला के जाते हैं, मामू के जाते हैं, फुप्पा आपके आती हैं, वालिदा बात है कि फुप्पा आती हैं, तो थोड़ा बहुत फसाद तो हो ही जाता है। मतलब नहीं हर फुप्पो में नहीं होता, थोड़ा बहुत आ जाएगा ना, थोड़ा सा। अच्छा जी, तो चल रहा होता है। लेकिन पाकिस्तानियों की ईद जो है वो चलेगी 25 जुलाई तक।
اس کے بعد وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد جو عید کا چاند نظر آیا تھا اس کو گنن لگ جاتا ہے اور اگلے 5 سال تک پھر وہ گنن جو ہے وہ لگا رہتا ہے. اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 25 جولائی تک کیسے چلے گی. وہ ایسے چلے گی کہ بھائی ہمارے وہ تمام سیاستدان جو کہ سمجھ لیں وہ ہوتا ہے نا کہ عید کا چاند جسے ہم کہتے ہیں, کیا عید کا چاند تو چلو سال میں پھر 2 مرتبہ دکھ جاتا ہے, مطلب یہ تو 5 سال میں 1 مرتبہ دکھتے ہیں. وہ تمام کے تمام سیاستدان جو آپ کے پاس آتے تھے, آپ سے جنہوں نے ووٹ لیے ہیں, وہ تمام کے تمام ابھی تک غائب تھے. آپ ان کے گھر چلے جائیں, گھر پہ نہیں ملیں گے. وہ کہتے ہیں نا سلیمانی ٹوپی پہننا, اس کے بعد چھو منتر پھر کہاں گیا بندہ, ڈھونڈتے رہو ملے گا ہی نہیں. یہی حال ہے ہمارے سیاستدانوں کا. لیکن اور چونکہ میں نے ملنے ملانے کی بات کی, کیونکہ عید تو ملنے کا دن ہے, گلے ملنے کا دن ہے, ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ سیاستدان خوشیاں نہیں بانٹتے, لیکن وہ ملنے آپ کے گھر پہ ضرور آ رہے ہوتے ہیں. ہر پارٹی کا نمائندہ آ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے علاقے کے ایم این اے, وہ ایم پی اے صاحب جنہوں نے 5 سال پہلے آگے کہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں 2 مہینے کے اندر اندر آپ کے علاقے کے تمام مسئلے حل کر دوں گا. اس کے بعد 5 سال بعد وہ دوبارہ آئیں گے اور یہی الفاظ دوبارہ دہرائیں گے. لیکن دیکھو بندہ ملنے آ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ملنے آ رہا ہے تو آپ کی عید چل رہی ہے. تو پاکستانیوں کی عید چلنی ہے 25 جولائی تک, اور آپ کے پاس سیاستدانوں کے آنے کا سلسلہ لگا رہے گا. آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آئیں گے اور بڑے بڑے معصوم مسکین بن کے آئیں گے. وہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اب وہ سب کے ساتھ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی آپ کو تنگ کرتا ہے, کبھی اس کو تنگ کرتا ہے, کبھی امی کو تنگ کرتا ہے. اس کے بعد جب اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا, ہوتا ہے آپ اگر اس کے چاچا ہیں, آپ کہیں گے, آپ کو کہے گا چاچو چاچو مجھے پیسے دیتے ہیں. اب آپ اس سے آپ پانی منگوا لیں, وہ آپ کو پانی لا کے پلا دے گا. آپ اس سے پیر دبا لیں, وہ آپ کے پیر دبا دے گا. آپ اس سے جو کہیں گے وہ کر دے گا. اور ادھر آپ نے اس کی جو حاجت ہے وہ پوری کی, آپ نے اس کو پیسے سے دیے, اس کے بعد وہ آپ سے وہ ساری چیزیں سود کے ساتھ ایسے واپس لے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہی کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, کیونکہ الیکشن 2018 کے قریب ہے. اور اسی حوالے سے میرے پاس اگلی خبر ہے کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا اعلان کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے, اور اعلان یہ ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو انتخابات 2018 میں خیبر پختونخوا سے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چلیں جی, دونوں کینڈیڈیٹس کو بہت بہت مبارکباد. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری لائن پڑھی نا, یہ خبر تھی. اچھا مریم باجی پہ تو نہیں کہیں گے, مریم باجی بھائی خواتین کا احترام لازم ہے. مریم باجی جو ہیں وہ ہماری بڑی ہیں, اور صفدر باجا میرا مطلب ہے صفدر بھائی کی جو ہے وہ وائف بھی ہیں. تو خیر مریم باجی کے متعلق کچھ نہیں کہتے, لیکن شہباز شریف صاحب پہ یہ ضرور کہوں گا کہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ, مطلب شہباز شریف اچھا خاصا انسان ہے, وہ کوئی ریس کا گھوڑا ہے تم میدان میں اتار رہے ہو. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے اپنی طرف سے نا میں اس گھوڑے کو میدان میں اتاروں گا, کہ شہباز شریف گھوڑے, مطلب کتنا عجیب سا لگ رہا ہے. کہ کہہ سکتے تھے کہ انہیں انتخاب میں حصہ دلوایا جائے گا, انہیں الیکشن میں وہ خیبر پختونخوا سے کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن یہ کہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ, مطلب کوئی ریس کے گھوڑے ووڑے اتر رہے ہیں یار, یہ کتنی عجیب سی بات ہو گئی نا. ویسے میرا یہ سوال تھا مریم باجی پہ, میں یہ بات تو نہیں کہوں گا خواتین دیکھیں, مریم باجی آپا کے متعلق نہیں بولنا چاہیے, لیکن اگر دوسری جانب آئے تو مریم نواز شریف, ابھی تک ہم مریم نواز پڑھتے ہیں, جبکہ وہ تو ماشاءاللہ صفدر بھائی سے ان کی شادی ہو چکی ہے, بچے ان کے جوان ہو چکے ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مطلب ابھی تک مریم باجی آپ صفدر کیوں نہیں ہوئی, مطلب نواز پہ ہی کیوں اٹکی ہوئی ہیں؟ یا تو آپ کو صفدر صاحب کو اتنی شرمندگی ہے نواز صاحب سے, یا کوئی دل ہی بہرا, مطلب شرمندگی بات نہیں ہے, یا انہوں نے صفدر بھائی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ان کا نام لگانے سے بہتر ہے کہ میں نے ایک نااہل انسان کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ لگا کے گھومتے. مطلب ایک جنرل کوشچن ہے. ویسے یہ بات ضرور ہے کہ بھائی وہ صفدر لگائیں یا نہ لگائیں, مریم نواز صاحبہ کے لیے اس وقت سلفر بن چکے ہیں, اور وہ ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب. جو سمجھ گئے ٹھیک ہے, جو نہیں سمجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری اگلی خبر پر غور کر لو بیٹا. تو جناب جب بات الیکشن کی ہو رہی ہے تو اسی کو کریں گے کنٹینیو, اور آپ کو بتائیں گے کہ عامر خان اور انیس قائم خانی کا الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ. فاروق ستار صاحب ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے. فاروق بھائی پہ بات بعد میں کریں گے. آ جاتے ہیں عامر بھائی اور انیس قائم خانی صاحب پہ. عامر بھائی جو ہیں وہ ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں. انیس قائم خانی صاحب جو ہیں وہ, انیس بھائی چونکہ خاصے بوڑھے ہیں, چلیں انیس بھائی بول دیتے ہیں نا, اپنا چلتا رہتا ہے نا. تو جناب انیس بھائی جو ہے وہ پی ایس پی کے رہنما ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عامر بھائی کو بھی ایک طرف کرتے ہیں, انیس بھائی پہ بات کر لیتے ہیں. انیس بھائی تو شاید اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب وہ الیکشن نہ لڑیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انیس قائم خانی الیکشن میں کھڑا ہو گیا, میں بالکل آپ کو جو ہے نا دو ٹھوک بات بتا رہا ہوں, آپ شاید اس بات پہ یقین نہ کریں, کیونکہ انیس بھائی جانتے ہیں کہ اگر انیس قائم خانی الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو انیس قائم خانی کے الیکشن لڑنے کے بعد ان کے الیکشن کی, ان کے انتخاب کی, ان کی مہم کی صرف فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی ہی ہوگی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ پی ایس پی کی اس وقت جو شہر میں اور پورے صوبے میں, ملک کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا, ایک بندہ جو اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں مشہور نہیں ہے, ایک کمرے میں بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے, مطلب ان کی ہم بات کیا کریں. بہرحال یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پی ایس پی کا اس وقت شہر میں اور 2018 کا انتخاب جیتنا اتنا ہی مشکل ہے.
जितना मुश्किल, बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि बिलावल अच्छी उर्दू बोल लेगा। बिलावल मारे मारे मेरे बोरे ये करने के बजाय ना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जियालों करने के बजाय मेरे जियालों बोलने लग जाएगा। लेकिन पीएसपी तब भी है कि इलेक्शन नहीं जीतेगी, मतलब उन्हें पता है। तो अनीस भाई ने शायद इसीलिए फैसला किया। वैसे मेरा ख्याल है कि यार आमिर भाई आपको तो लड़ना चाहिए था। एमक्यूएम पाकिस्तान बहरहाल स्टेक है सर, क्यों नहीं लड़ रहे आमिर भाई? मतलब आप तो पुराने आदमी हैं यार, आप आगे जाएं, थोड़ा सा पार्टी को लीड वीड करें, मतलब आगे जाके आप लोगों के लिए आवाज उठाएं, कॉम्पीट करें। वैसे आमिर भाई कहीं कोई डर वर तो नहीं है, मतलब खौफ तो नहीं है हार वार जाऊंगा तो हो सकता है। बहरहाल फारूक भाई पर आते हैं, और मुझे मतलब फारूक भाई पे मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है, मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही है। फारूक भाई को हुआ क्या है? फारूक भाई यार आप इस तरह की चीजें, मतलब आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लड़ने का जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे। मतलब फारूक सत्तार हैं आप पार्टी को लीड कर रहे हैं यार, आपको ये नहीं पता मैंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं लड़ना। मतलब वो जो आप जो है ना, अभी तो आपके साथ वही हुआ है, वो जो आपने कहा था ना कि वो कहते हैं मैं इलेक्शन करवाएंगे, शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, अरे क्या टॉन्ट इलेक्शन करवाएंगे। मतलब अभी तो आपके साथ वही हुआ है कि बंदा गया फारूक सत्तार इलेक्शन लड़ेंगे, वो कहते हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, अरे क्या टॉन्ट इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब ये क्या हो गया? टॉन्ट आप समझते, गाली नहीं थी, वो काशी फल का दूसरा नाम है वो वाला था, मैं बोलना नहीं चाह रहा ना ऑन कैमरा। मतलब फारूक भाई कभी आप जो है वो अफसार पार्टी में अजीबो गरीब सी बातें कर रहे होते, मुझे वहां नहीं बुलाया, मैं वहां नहीं गया, मुझे यहाँ बुलाया मैं यहाँ आ गया। अबे भाई जहाँ नहीं बुलाएंगे तो वहां बंदा नहीं जाता, जहाँ बुलाते हैं वहीं जाता है। मतलब ये कौन सी बातें हैं? फारूक भाई क्या हो गया यार, मुझे अफसोस हो रहा है। फारूक भाई आप जरा यार थोड़ा सा अपनी नींद वींद पूरी करें, अगर रोजे के कुछ असरात हैं, गर्मी अर्मी लगी है तो थोड़ा सा ठंडे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और उसके बाद सियासत करें। फारूक भाई क्या हो गया यार? फारूक भाई फैसला करें, अच्छा नहीं लग रहा यार, मजा नहीं आ रहा। फारूक भाई क्या हो गया आपको? नॉट टू गुड यार। बहरहाल अब फारूक भाई इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, मैं दोबारा से अफसरदा हो गया हूँ, तो दोबारा मुझे अपने आंसू पोंछने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे फिर लेने से पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बहरहाल फारूक भाई ने अब इस तरह की बातें कर दी हैं तो मैं एक बार फिर से आपदीदा हो गया हूँ, और जब बंदा आपदीदा हो जाए तो फिर आंसू पोंछने पड़ते हैं, और जब आंसू पोंछने पड़े तो एक बार फिर ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।
वेलकम बैक पीओ न्यूज में एक बार फिर खुशामदीद। आपके भाई ने आंसू आंसू पोंछ लिया, बल्कि मुझे पोंछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैंने आगे की खबर पढ़ ली यार। आगे ये था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो नॉर्थ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। वाह भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई नॉर्थ कराची से इलेक्शन लड़ रहे। ऐसा ना हो कि इलेक्शन हारने के बाद जो है वो आप कहते फिर रहे हो मैं तो अपने बच्चों के लिए वोट लेने आया था। ऐसा नहीं हो सकता। पता चला मुस्तफ़ा भाई जो है वो बहुत थोड़े से वोट लेकर हार गए। जितने लोग आपके मिलियन मार्च में थे उतने वोट आपने लिए और उसके बाद आप हार गए। उसके बाद आप मीडिया के सामने कहते फिर मैं तो अपने बच्चों के लिए वोट लेने आया था, मैं तो अपने बच्चों के लिए पर्ची लेने आया था, मैं तो वोट लेने आया था कि मैं वोट लूंगा, उसके बाद मैं जीत जाऊंगा, फिर जो मेरे बैलेट होंगे वो मैं बच्चों को बांटूंगा, फिर वो उसके कागज वाले हवाई जहाज बना के उड़ाएंगे और उनको खेलने में मजा आएगा। कुछ बच्चे कश्तियां भी बनाएंगे, कुछ बच्चे उसकी गन भी बना लेंगे। तो मुस्तफ़ा भाई ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में फिर ये हो सकता है ये भी कहें ये इसमें वोटर का कसूर थोड़ी है, ये वोटर जो है वो पैदा इसी तरह के थोड़ी हुए थे, इन्हें तो ऐसा बना दिया गया है, उस शख्स ने यूं कर दिया वो कर दिया। बनाना मुस्तफ़ा भाई थोड़ा सा तैयार रहिएगा कि अगर कोई सडन ऐसी सिचुएशन हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीएसपी को जीतने वाली है, लेकिन बहरहाल हमारी नेक तमन्ना है आपके साथ है। मुस्तफ़ा भाई भी कोई पराये नहीं है यार, मुस्तफ़ा भाई भी हमारे अपने। अलबत्ता साथ ही आपको ये भी बताएं कि पीएसपी ही से ताल्लुक रखने वाले इफ्तिखार आलम साहब कहां से हिस्सा ले रहे हैं? वो ले रहे हैं 90 की सीट से। जी हाँ, 90 की सीट से इलेक्शन में कॉम्पीट करेंगे इफ्तिखार आलम। तो वैसे तो मैं बड़ी तफरी बातें करता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ यार तफरी बातें करने की बस। तो लेकिन अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि 90 की सीट पर मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। एमक्यूएम ने जो पिछला ज़िमनी इंतखाब जीता, उससे पहले 2013 का इंतखाब जीता, 2015 का इंतखाब जीता, इसमें तो एमक्यूएम नो डाउट 90 वाली सीट पर एमक्यूएम को बहुत बढ़ चढ़ कर वोट मिले और एमक्यूएम को इस बात का वाज़ेह तौर पर आवाम ने साथ दिलाया कि उस इलाके के लोग एमक्यूएम के साथ हैं। लेकिन अगर पीछे चले जाए और 2000 में के इब्तदा में मुशर्रफ साहब के दौर में जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें, और उसके बाद जब ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसमें एमक्यूएम को बड़ी फाइट करनी पड़ी थी उस इलाके पे। तो अब 90 वाली सीट जो है कि एमक्यूएम का गढ़ और एमक्यूएम का किला और सब कुछ समझा जाता है। अब क्या एमक्यूएम वहाँ उतने वोट ले पाएगी और क्या एमक्यूएम वो सीट जीत भी पाएगी या नहीं पाएगी? वैसे मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को ना सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहाँ से मैदान में लाना चाहिए। देखते हैं कि जनाब क्या होगा, एमक्यूएम जीतेगी या कोई बहुत, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे बड़ा कोई अपसेट होगा तो वो 90 वाली सीट पर होगा और वो ये होगा कि एमक्यूएम वहाँ से ना जीत पाए, क्योंकि जितने धड़े हों उन सब के बावजूद एमक्यूएम बहरहाल 90 वाली सीट पर बहुत बड़ी तादाद में वोट रखती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, एमक्यूएम को इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अलबत्ता जनाब अब आखिरी बात आपको बताते चलें, क्योंकि आपने भी ये देखा होगा कि आप कभी बड़े लड़के क्रिकेट खेलने निकलते हैं, आप भी निकलते होंगे जनाब, हम भी निकलते हैं क्रिकेट खेलने। आप जाएंगे और टीम बट रही होती है ना कि भाई ये मैं लूँगा मैं वो लूँगा, बातें हो रही होती हैं, इतने ओवर का मैच है, बॉल चाचा के घर में चली गई तो आउट हो जाएगा, वो फलाने वाले जो खड़ूस किस्म के चचा हैं उनके दरवाजे से टकराएगी तो ये होगा और ऐसे होगा, एक फील्डर वहाँ होगा, लाइट गई तो ये हो जाएगा, और जीतने वाली टीम कोल्ड ड्रिंक पिलाएगी, हारने वाली टीम बर्गर खिलाएगी। ये सारी बातें ना हो रही होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक आवाज आती है मैं भी खेलूंगा मैं भी खेलूंगा मैं भी खेलूंगा। अब अच्छा उसके बाद क्या होता है, खलबली पड़ती है, बंदा ढूंढना शुरू करता है भाई कहाँ खेलोगे, कौन है, कौन खेल रहा है, कहाँ से खेल रहा है। उसको ढूंढने के बाद मालूम होता है कि वो जो बड़े लड़के होते हैं उनकी टांगों के दरमियान में ना कहीं बीच में एक छोटा सा बच्चा खड़ा होता है, बोलता है मैं भी खेलूंगा, बल्ला लेके खड़ा होता है, प्लास्टिक का बैट होता है उसके हाथ में, कहता है मैं भी खेलूंगा। वो छोटा वाला, वो भी साइडों से टूटा हुआ होता है ना, बिल्कुल तबाह हाल सा। अब उसको पता है कि मैं बॉल करवाऊंगा तो मुझे 2 बॉलों पर 6 छक्के पड़ेंगे, उसे पता है मैं बैटिंग करने जाऊंगा तो एक बॉल पे मैं 10 मरतबा आउट हो जाऊंगा, मतलब वो इतना गया गुजरा बैट्समैन है, लेकिन उसके बावजूद कहता मैं खेलूंगा। उसको कोई टीम में नहीं लेता, उसको बना देते हैं बीच की बिल्ली। और बीच की बिल्ली इस वक्त कराची की सियासत में, क्योंकि कराची से भी बात हो रही है ज़्यादातर, कराची की सियासत में बने हुए इमरान खान साहब जो कि NA-243 से कॉम्पीट करने जा रहे हैं इलेक्शन में। खान साहब की करते हो बाजी, क्यों यार क्यों आए? बहरहाल वो जो बल्ला आपका साइडों से टूट रहा है, कोशिश ये टेप लगा के ले आया होता, थोड़ी सी इंसल्ट। लेकिन बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके नॉमिनेशन से जमा हुए होंगे और विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक, अच्छी कैंपेन चलाएं, जीत जाएं। वैसे मुझे नहीं लगता। बहरहाल पीओ न्यूज़ का वक्त पहुंचा इख्तिताम को, मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, अल्लाह निगहबान। उम्मीद जिंदगी है, उम्मीद ही खुशी है, उम्मीद जुस्तजू है,
उम्मीद आरजू है, उम्मीद फूल जैसी, उम्मीद दोस्ती की, उम्मीद सुबह 9 की, उम्मीद मैदानों में, उम्मीद रोशनी की, खुशियों की उम्मीद, उम्मीद मुस्कुराने की, उम्मीद आशियाने की, उम्मीद कारखानों में, उम्मीद खेतों और खलियानों में, उम्मीद इंसाफ की, उम्मीद दर्सगाहों में, मायूसी में उम्मीद, अंधेरे में रोशनी की उम्मीद, उम्मीद तुम हो, तुम ही हो उम्मीद।